सो प्री सपोजिशन में बेसिकली लेट्स सपोज कि अगर हम ये कहते हैं कि हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग में प्री सपोजिशन क्या है कि वो पर्सन जो है वो पहले स्मोकिंग करता था, यानी हमने पहले से ही सपोज किया है कि वो पर्सन स्मोकिंग करता था, तभी हम कह रहे हैं ना कि हैव यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। इसी तरह से जो एंटेलमेंट है उसमें क्या होता है कि लेट सपोज कि हम ये कहते हैं कि शी विल सेलिब्रेट हर सन्स अचीवमेंट द नेक्स्ट वीक, तो अगर हम ये बात करें तो दैट मीन्स कि इसकी एंटेलमेंट या अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि शी हैज़ अ सन, ज़ाहिर है तभी सेलिब्रेट करेगी ना। तो एक लॉजिकल कंक्लूजन यानी हम उस स्टेटमेंट से जो निकाल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्री सपोजिशन या एंटेलमेंट। यानी आपने ये प्री सपोज किया कि इस पर्सन कि ये चीज़ तो होगी ही होगी, या आपने ये नतीजा निकाला कि अगर ये चीज़ है तो फिर ये चीज़ तो उस इंसान के पास ऑलरेडी है। नहीं तो भाई इसमें प्री सपोजिशन नहीं है हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट। हाँ, अगर आप ये कहें कि विल यू हैव ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, तो दैट मीन्स कि आपने प्री सपोज किया है कि उस पर्सन ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ। और विल यू ईट राइस इन डिनर, तो दैट मीन्स कि आप प्री सपोज कर रहे हैं कि वो पर्सन डिनर आपके साथ ही करेगा या करेगी। दैट विल बी प्री सपोजिशन। देन वी हैव स्पीच एक्ट्स। स्पीच एक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जॉन ऑस्टन ने दिए थे, और बेसिकली ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको अटर करने से ही वो एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है। इनको कॉन्स्टेटिव्स या इनकी दो काइंड्स होती हैं, एक कॉन्स्टेटिव और दूसरी परफॉर्मेटिव्स। कंस्टेटिव स्पीच एक्ट्स वो होते हैं कि जिनको हम सोशल रियलिटी कहते हैं, कि जैसे द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, यानी एक सोशल रियलिटी है जो इस स्पीच एक्ट के थ्रू हमने बता दी है कि ये वो चीज़ है जो इन कंट्रीज़ के अंदर हो रही है इस वक्त, यानी ये इन कंट्रीज़ की सोशल रियलिटी है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट्स के द सोशल द स्मगलिंग इज ऑन द राइज इन पाकिस्तान नाउ अ डेज, तो ये क्या होगा, कॉन्स्टेटिव स्पीच एक्ट हो जाएगा। अब जो परफॉर्मेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जिसमें आप बेसिकली आप इंटेंशन शो करते हैं कि ये जो गोल है ये हम अचीव करेंगे, जैसे आई विल हेल्प यू नो मैटर व्हाट हैपन्स, तो ये बेसिकली फ्यूचर में कोई एक्शन करने की इंटेंशन है। तो इसी तरह से उसको हम फिर क्या कहते हैं, परफॉर्मेटिव वर्ब के थ्रू होता है, जैसे रिक्वेस्टिंग, ऑर्डरिंग, थ्रेटनिंग, एडवाइजिंग, कंग्रेचुलेटिंग। और इसी तरह से अगर कोर्ट कोई वर्डिक्ट देगा लाइक आई सेंटेंस यू टू डेथ, तो वो भी क्या होगा, फिर वो परफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि फिर आगे ऑब्वियसली फ्यूचर में उस इंसान को वो पनिशमेंट दी जाएगी। नहीं, वो स्पीच एक्ट नहीं होता। हम जो वर्ड्स बोलते हैं उन वर्ड से ही वो एक्शन हो जाता है, उसके साथ हमें वो एक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लाइक इफ आई एम सॉरी, तो उसके साथ हमें कुछ और तो नहीं करना पड़ता ना, जस्ट बाय सेइंग दोज वर्ड्स द अपॉलॉजी अकर्स। अब एक तो स्पीच एक्ट्स की दो टाइप्स थी, यानी कॉन्स्टेटिव और परफॉर्मेटिव्स। फिर जो स्पीच एक्ट्स हैं उनकी एक और डिस्टिंक्शन भी होती है, जो क्या होती है, लोकेशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी। अब लोक्यूशनरी के उनसे होते हैं स्पीच एक्ट्स जो सिर्फ और सिर्फ बोल देने से हो जाते हैं, जैसे हमने भी एग्जांपल दी थी कि आई एम सॉरी, आई प्रोनाउंस यू, हस्बैंड एंड वाइफ अगर कोई प्रीस्ट कहे, इसी तरह से अगर कोई जज कहे आई गिव यू आई डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस, तो वो सेंटेंस उसी वक्त हो जाती है। तो इसी तरह से इलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट्स कौन से होते हैं, वो कम्युनिकेटिव इंटेंशंस जो आप शो करते हैं कि आप बाद में करेंगे, जैसे आई विल हेल्प यू, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, आई विल कॉल यू नेक्स्ट वीक, तो ये सारे क्या हो गए, इलोक्यूशनरी हो गए। फिर इसके बाद आगे आपके पास परलोक्यूशनरी स्पीच एक्ट्स जो बेसिकली क्या हैं, लिसनर के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसको रेफर कर रहे होते हैं। अब आप उसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे लोक्यूशनरी जो स्पीच एक्ट है वो क्या है, कैन यू स्विच ऑन द लाइट। अब सिर्फ आपके कहने से आपका मैसेज सामने वाले पे यानी लिसनर पे एक
जो रिक्वेस्ट है वो उसने रिसीव कर ली ना, लिसनर उसको किस चीज़ में परसीव करेगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू स्विच ऑन द लाइट, तो ये आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट हो गई, एक रिक्वेस्ट का एक्शन परफॉर्म हो गया, या क्वेश्चनिंग का एक्शन परफॉर्म हो गया आपकी एंड पे। फिर जो इलोक्यूशनरी है, जब आप किसी को कहेंगे मतलब ये कि जब लिसनर आपकी बात को समझ लेगा, वो समझ लेगा कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इलोक्यूशनरी एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो लिसनर है वो उस लाइट को स्विच ऑन कर देगा, तो दैट मीन्स कि जो लिसनर है उसने आपकी रिक्वेस्ट पे अमल कर दिया है, तो परलोक्यूशनरी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो गया है उस अटरेंस का। यानी एक ही अटरेंस है, जब स्पीकर ने बोली है तो उसका बोलते ही रिक्वेस्ट करने का एक्शन परफॉर्म हो गया है, तो लोकेशनरी स्पीच एक्ट है। जब लिसनर ने उसको परसीव किया एज रिक्वेस्ट, तो इलोक्यूशनरी एक्शन परफॉर्म हो गया, यानी अंडरस्टैंड करने का कि ये एक रिक्वेस्ट है, वो एक्शन परफॉर्म हो गया। अंडरस्टैंडिंग भी तो एक एक्शन है ना। इसी तरह से फिर एक्शन अंडरस्टैंड करके कोई एक्शन परफॉर्म करना, किसी के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करके कोई एक्शन परफॉर्म करना, ये भी तो बेसिकली स्पीच एक्ट के ही अंडर आ रहा है ना, कि आपने किसी की स्पीच को अंडरस्टैंड करके कोई एक्शन परफॉर्म किया, यानी आपके वर्ड्स का किसी लिसनर पे ये असर हुआ कि उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, तो वो परलोक्यूशनरी एक्शन हो गया। तो एक ही एटरेंस से तीनों के तीनों एक्शन, स्पीच एक्ट्स यानी लोकेशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी जो एक्शंस हैं या एक्ट्स हैं, वो परफॉर्म हो सकते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स भी हो सकते हैं। एक जो डायरेक्ट स्पीच एक्ट है वो तब परफॉर्म होता है जब आपकी लिंग्विस्टिक फॉर्म और फंक्शन में कोई गैप ना हो, यानी जो आप कह रहे हूँ, यानी जो आपका वर्ड है और जो उसकी फॉर्म है, यानी जो उसका मीनिंग है और जो उसका फंक्शन है, दोनों सेम हूँ। जैसे कैन यू पास द सॉल्ट, क्वेश्चन है, फंक्शन भी इसका यही है, साइलेंस प्लीज। इनडायरेक्ट इंपेरेटिव है, कमांड है, रिक्वेस्ट भी है। व्हेन विल यू विजिट अस, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है। तो अब ये जो एट्रेंस है कैन यू पास द सॉल्ट, इस एग्जाम्पल में हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो कैन यू पास द सॉल्ट है क्वेश्चन की फॉर्म में, लेकिन है रिक्वेस्ट, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है। इसी तरह से व्हेन विल यू विजिट अस, क्वेश्चन है, लेकिन अगेन इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज विजिट अस, लेकिन आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है। लेकिन अगर आप किसी से कहें प्लीज पास द सॉल्ट, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली रिक्वेस्ट की है। सो अगर तो फॉर्म और फंक्शन दोनों सेम होंगे तो डायरेक्ट स्पीच एक्ट होगा, और अगर फॉर्म और फंक्शन सेम नहीं होंगे तो डायरेक्ट स्पीच एक्ट नहीं होगा। फिर आ जाती है पोलाइटनेस। अब जनरली स्पीकिंग जो होती है पोलाइटनेस, वो क्या होती है, ये होता है कि पोलाइटनेस के जो हमारे जो सिविलाइज्ड बिहेवियर की जो नॉर्म्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो पोलाइटनेस कहलाती है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो क्या होता है कि इम्पोलाइटनेस हो गई है। अब पोलाइटनेस हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम सॉलिडारिटी शो करते हैं, जब हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं। और इम्पोलाइट हम कब होते हैं, जाहिर बात है जब हम उन रिलेशंस की परवाह नहीं करते, या हमें सामने वाले को हम प्रॉपरली वैल्यू नहीं करना चाह रहे होते। तो अब सोशल सेटिंग्स में हमारे पास एक टर्म आती है फेस की। जो फेस होता है वो बेसिकली हमारी सोशल सेल्फ होती है, जो हम दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमें उस तरह से ट्रीट करें। तो पोलाइटनेस जो होती है वो बेसिकली दूसरों के फेस की अवेयरनेस होती है, या दूसरे हमारे फेस की जो अवेयरनेस रखते हैं वो पोलाइटनेस होती है। यानी आप किसी भी इंसान के साथ उतने ही पोलाइट होते हैं जितना आप उसको उसके फेस की अवेयरनेस रखते हैं। अगर आप किसी को अपने से सबऑर्डिनेट समझते हैं तो आप उसके साथ कम पोलाइट होते हैं। अगर आप किसी को अपने से सुपीरियर समझते हैं तो आप ज़्यादा पोलाइट होते हैं। अगर आप किसी को अपने से इक्वल समझते हैं तो आपका पोलाइटनेस लेवल डिफरेंट होता है। सो पोलाइटनेस जो है वो बेसिकली
फेस डिपेंडेंट होती है और फेस की रिकग्निशन डिपेंडेंट होती है। आप उतने ही पोलाइट होते हैं जितना आप सामने वाले के फेस को या सोशल सेल्फ को रिकग्निशन देते हैं। सो इसीलिए हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट पोलाइटनेस टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। वो पॉजिटिव पोलाइटनेस भी हो सकती है और नेगेटिव पोलाइटनेस भी हो सकती है। पॉजिटिव पोलाइटनेस मीन्स कि जहां हम सामने वाले के साथ पोलाइट बिहेवियर रखते हैं, और नेगेटिव पोलाइटनेस तब होती है जब हम पोलाइट बिहेवियर नहीं रख रहे होते, बट इन वन सेंस वो भी एक तरह की रिकग्निशन होती है। जैसे एक बॉस है, वो जब अपने एम्प्लॉय से बात करता है, जब जब पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हैं, तो वो जिस वे में बात करते हैं दैट माइट बी कंसिडर्ड अ नेगेटिव पोलाइटनेस, बट ऑब्वियसली दैट इज अनदर वे ऑफ रिकग्नाइजिंग दैट चाइल्ड्स फेस, यानी उसका जो सोशल स्टेटस है उसको आप रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। जैसे आप कहेंगे, एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रेसिडेंट, कैन यू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस प्लीज। हे एलिजाबेथ, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब ये दोनों क्वेश्चंस का लिटरल मीनिंग सेम है कि आप पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, मेरे क्वेश्चंस को आंसर करो, लेकिन दोनों का जो पोलाइटनेस लेवल है वो डिफरेंट है। जो पहली एट्रेंस है वो बहुत फॉर्मल है, जो दूसरी एट्रेंस है वो बहुत इनफॉर्मल है। तो पहली जो एट्रेंस है उसमें एक सोशल डिस्टेंस है, दूसरी एट्रेंस में एक इंटीमेट फ्रेंड्स वाली फीलिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहली एट्रेंस पोलाइट है और दूसरी पोलाइट नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों पोलाइट एट्रेंसेस हैं। इट्स जस्ट दैट कि पहली जो एट्रेंस है वो एक डिफरेंट फेस या डिफरेंट सोशल रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, और जो दूसरी एट्रेंस है वो एक डिफरेंट फेस या एक डिफरेंट सोशल रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स जो हैं वो भी पोलाइटनेस डिपेंडेंट होते हैं। लाइक कैन यू पास द सॉल्ट जो है वो पोलाइटनेस पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कब यूज़ करते हैं? ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी को के साथ आपका थोड़ा डिस्टेंट रिलेशनशिप होता है, जब आपको अपने से थोड़ा डिस्टेंट या अपने से थोड़ा सुपीरियर फील करते हैं। अब आप किसी को अपने इक्वल या अपने से लेस फील करेंगे तो आप कहेंगे पास द सॉल्ट। सो आपका जो पोलाइटनेस पर्सपेक्टिव है जब वो चेंज होता है तो आपका जो स्पीच एक्ट है वो भी डिफरेंट हो जाता है, वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच एक्ट आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आप इंटीमेट रिलेशनशिप में होंगे या आप किसी को अपने से इन्फीरियर समझ रहे होंगे या सबऑर्डिनेट पोजीशन में समझ रहे होंगे, और जहाँ आप किसी को डिस्टेंट या अपने से सुपीरियर पोजीशन में समझेंगे, देयर यू विल यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। अब अगर वो स्पीच एक्ट्स जो दूसरे पर्सन के फेस को थ्रेटन करते हैं उनको हम फेस थ्रेटनिंग स्पीच एक्ट्स कहते हैं, जैसे ऑर्डर्स हैं, वार्निंग्स हैं। और इसी तरह से जो फेस सेविंग स्पीच एक्ट्स होते हैं जैसे रिक्वेस्ट हैं, प्रेज है, और इसी तरह से आप किसी को जैसे थैंक यू कहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? फेस सेविंग स्पीच एक्ट्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट जो हमारी कन्वर्सेशनल सेटिंग्स होती हैं या सोशल सेटिंग्स होती हैं उनके अंदर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड देन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जिसमें बेसिकली पॉल ग्राइस ने ये कहा था कि पार्टिसिपेंट्स जब किसी इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली दे टेंड टू कोऑपरेट, और वो एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। उनकी इंटेंशन एक दूसरे को कंफ्यूज करना या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना नहीं होती, और इसी प्रिंसिपल पे सब लोग एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। सो इसमें फिर ग्राशियन के मैक्सिम्स आ जाते हैं। जो मैक्सिम्स कौन कौन से हैं? क्वांटिटी मैक्सिम है कि हमेशा जो है जब हम किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हम हमारी कंट्रीब्यूशन को हम कोशिश करते हैं कि वो जितनी इन्फॉर्मेटिव हो सकती हो उतनी इन्फॉर्मेटिव हो, यानी क्वांटिटी वाइज उसमें जितनी हम इंफॉर्मेशन पुट इन कर सकते हों उतनी करें। क्वालिटी वाइज जो है हमारी जो कन्वर्सेशन है उसमें फैक्ट्स जो हैं वो सही हूँ, हम कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन जानबूझ के या इंटेंशनली ना दें। फिर रिलेशन मैक्सिम यानी जो कन्वर्सेशनल जो कंट्रीब्यूशन है वो जो टॉपिक है उस डिस्कशन का उससे रेलेवेंट हो। मैनर मैक्सिम यानी जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लियर हो, प्रिसाइज हो और ऑर्डरली हो, और उसमें कोई ऑब्सक्योरिटी या कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी की गुंजाइश
ना हो। सो जो कॉपरेशन प्रिंसिपल है उसके 4 मैक्सिम हैं, मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ रिलेशन और मैक्सिम ऑफ मैनर। और हर कन्वर्सेशन के अंदर ये चारों मैक्सिम जितने ज़्यादा फॉलो होते हैं वो जो कम्युनिकेटिव सिचुएशन है उतनी ही स्मूथली और उतनी ही रिलायबली हैंडल होती है और उतना ही जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा बिल्ड होता है बिटवीन द इंटरलोक्यूटर्स। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। Okay, let's have a look at the questions. How is pragmatics different from semantics with respect to the study of meaning? Which field do you think deals with the quest of meaning holistically? इसमें आपने सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स का कंपैरिजन करना है और फिर ऑब्वियसली प्रैग्मेटिक्स ज़्यादा होलिस्टिकली डील करती है तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है। आई नो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि स्टार्ट के यूनिट्स अगर थॉरोली पढ़ लिए जाएं तो आगे के यूनिट्स में रेपिटेशन ही है। What do you understand by the term implied meaning? Demonstrate how implied meaning can be different from the stated meaning with some model examples. Does instructional ambiguity rise out of complexity in decoding intended meaning? तो अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स के ही आपने अलग अलग आंसर्स करने हैं। पहले आपने इम्प्लाइड मीनिंग को डिफाइन करना है, इसके बाद आपने स्टेटेड मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग का एग्जांपल्स के साथ डिफरेंस बताना है और फिर जो इंटरकल्चरल एम्बिग्विटी है वो इंटेंडेड मीनिंग की जो डिकोडिंग है उसमें वो इंटरकल्चरल एम्बिग्विटी की वजह से कैसे इन्हेंस होती है उसको फिर फाइनली डिस्क्राइब करके फिर एंड पे अपनी कंक्लूजन देनी है। What is contextual sensibility? Discuss the significance of context in the study of pragmatics. तो पहले आपने contextual sensibility को describe करना है, यानी उसकी definition देनी है, फिर context की definition देनी है और फिर उसकी जो significance है वो describe करनी है। Differentiate between referring expressions and referents with the help of examples. तो पहले आपने referring expressions की एग्जाम्पल को डिफाइन करना है, फिर referents को डिफाइन करना है और फिर उनके जो differences हैं वो with examples one by one describe करने हैं। Explain performatives with the help of some suitable examples from your own context. तो पहले performatives की definition दें, फिर उनकी जो explanation है with examples one by one देते चले जाएं। Apply Grice's cooperative principle on a selected chunk of media conversations and demonstrate how the selected conversation is cooperative in nature. So हो सकता है आपको कोई टेक्स्ट दे दी जाए और उस पर आपको कहा जाए कि आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और मैक्सिम्स जो हैं उनको उस पर अप्लाई करें और हो सकता है कि आपको सीधा सीधा ग्राइस के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ जाए, तो ईदर वे यू हैव टू राइट ऑन ग्राइस कोऑपरेटिव मैक्सिम. सो दैट वाज आवर यूनिट 7.